हेलो फ्रेंड, राम राम, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। आशा करते हैं आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, आज का वीडियो मैंने अभी से स्टार्ट किया है। अंदर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए मैं इस कमरे में आ गई हूँ। मैंने बाल धुले थे आज, तो मुझे तेल लगाना है। तो वही जो मैंने विटामिन ई का कैप्सूल बनाया था वही लगा रही हूँ, और चेहरे पर भी वही लगा रही हूँ। मैं वही रात को भी लगा ले रही हूँ। आजकल ईजी हो गया है, सामने तेल बना रखा है तो लगाना आसान हो गया है। हर बार कैप्सूल नहीं खोलना पड़ता है। उस दिन मैंने मिक्स कर लिया था, कोकोनट ऑयल में डाल लिए थे 20 कैप्सूल। तो ये बालों के लिए, स्किन पे कहीं भी लगा लो, लेकिन चेहरे पे लगाती हूँ और कहीं नहीं लगाती हूँ। तो आज बाल धुले हैं तो बाल में लगा रही हूँ। आप देखो मेरे बाल कितने ज़्यादा सफ़ेद हो गए हैं। मतलब ये छोटे छोटे बाल भी सफ़ेद हो गए हैं, जो किनारे के हैं ये वाले। एकदम से पता नहीं क्या हुआ, सारे बाल सफ़ेद हो गए। देखने में तो आपको काले दिख रहे होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा सफ़ेद हैं। इतने ज़्यादा सफ़ेद हैं, आप देखो। दूर से तो काले दिखते हैं, लेकिन आप पास से देखोगे तो पता चलेगा छोटे छोटे बाल भी सफ़ेद हो गए हैं। पता नहीं क्या हो गया एकदम से। तो फ्रेंड, इसका बस इलाज नहीं मिल रहा है मुझे। देखो, ये प्राकृतिक चीज़ें हैं, इनका कोई इलाज नहीं होता। बस इन्हें रोक सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते हैं। ऐसे केमिकल तो देखो बहुत आते हैं, डाई, पता नहीं क्या क्या आता है बालों को काला करने का, लेकिन वो केमिकल बेस पे बनी चीज़ें हैं और आँखों के लिए और कई चीज़ों के लिए नुकसान करते हैं। केमिकल बेस पे बनी चीज़ें परमानेंट तो होती नहीं हैं, कुछ समय तक चलती हैं, फिर वापस वैसे की वैसी हो जाती हैं। तो इसलिए मैं नहीं डालती हूँ। तो फ्रेंड, आते ही मैंने ये विटामिन ई का कैप्सूल तेल में मिला कर डाल लिया था। तो मेरे बाल देखो, कम से कम 15 दिन हो गया मुझे इधर आए। मेरे बाल अभी झड़ना शुरू नहीं हो गए, मतलब नहीं झड़े। वरना मेरे बाल वहाँ जब तक थे, मैंने आपको हमेशा बताया कि बाल झड़ते हैं, लेकिन यहाँ मेरे बाल अभी तक नहीं झड़ रहे हैं। बस सफ़ेद बालों का कोई इलाज नहीं है। अगर है आपके पास तो ज़रूर बताना। देखो, दो मुँह में बाल भी बहुत ज़्यादा हैं, इधर तक हैं, इधर तक चढ़े हुए हैं। इतने ऊपर तक दो मुँह में बाल आ गए हैं। तो ये जो तेल मैंने बनाया है, ये फेस के लिए भी अच्छा है और बालों के लिए भी अच्छा है। तो फ्रेंड, आपके यहाँ का मौसम कैसा है कमेंट करके बताना। हमारे यहाँ का मौसम बड़ा अजीब है। एकदम से ठंडा भी हो जाता है, क्योंकि हवा आती है, बारिश आ जाती है तो मौसम अच्छा हो जाता है। मतलब जम्मू जैसा मौसम हो रहा है यहाँ। जैसे जम्मू में थोड़ी सी भी गर्मी पड़ती है तो बारिश हो जाती है, और फिर 1 हफ्ते के लिए मौसम अच्छा ठंडा हो जाता है। ऐसे यहाँ भी हो रहा है, पता नहीं क्या है। जैसे तेज़ गर्मी पड़ती है, वैसे ही मौसम एकदम से बदल जाता है। और फ्रेंड, आप में से कितने लोग महुआ बीन रहे हो कमेंट करके बताना। हमारे यहाँ के जो लोग महुआ बीन रहे थे ना, अभी उस दिन बारिश हुई थी तो लपकते धड़कते रहा, मतलब गरजते रहा। तो उस दिन से महुआ बीनना कम हो गया है, मतलब महुआ ही नहीं गिर रहे हैं, तो लोग कम जा रहे हैं। 2-3 दिन ही अच्छे से महुआ बीने सब लोगों ने, और बस महुआ का सीज़न चला गया है। मैंने दिन में कोई वीडियो नहीं बनाया है। मोबाइल मेरा चार्ज नहीं था। चंदन ने सुबह उठ के पढ़ाई की। तो देखो, अभी भी बच्चों को, भले एडमिशन नहीं हुआ है, लेकिन बच्चों को पढ़ाई में लगाए रहती हूँ। बच्चे सुबह उठते हैं तो ले लेते हैं, पढ़ते रहते हैं। कुछ बुक्स ले ली हैं बच्चों की, यहाँ के बच्चों की, जो यहाँ के स्कूल की बुक है, तो उन्हीं को समझते रहते हैं, मोबाइल से पढ़ते रहते हैं। तो मुझसे पहले उठ जाता है तो 1 घंटे पढ़ाई करता है बड़ा बेटा। इसमें थोड़ी बहुत जो बैटरी थी, रात को मैं मोबाइल चार्ज पे लगाना भूल गई थी। जो थोड़ी बहुत बैटरी थी वो सुबह बच्चों ने ख़त्म कर दी, तो फिर मेरा मोबाइल ही चार्ज नहीं हुआ। इसलिए मैंने कोई वीडियो नहीं शूट किया सुबह से। अभी शूट कर रही हूँ अभी। और फ्रेंड, ये जो विटामिन ई का कैप्सूल है ना, इसकी स्मेल भी नहीं आती, और इसमें ऑयल ही भरा होता है। अब पता नहीं कौन सा ऑयल होता है, लेकिन डॉक्टर इसे सजेस्ट करते हैं स्किन के लिए, हेयर के लिए, फेस के लिए, सभी चीज़ों के लिए। और बहुत सारी चीज़ों में जो ब्यूटी से रिलेटिव होता है ना, उसमें विटामिन ई का कैप्सूल पड़ा ही होता है। और जो स्किन से रिलेटेड कोई भी अच्छा प्रोडक्ट हो, उसमें विटामिन ई का कैप्सूल होता है। आप चेक करना, पढ़ना। तो विटामिन ई का कैप्सूल खाने का भी होता है, पर वो डॉक्टर की सलाह से खाना पड़ता है। देखो, लगाने की चीज़ तो ऐसी है कि हमें बाहर बाहर से लगानी है, तो उसे हम देख सकते हैं, इसलिए इसे हम अपने हिसाब से कर सकते हैं यूज़। लेकिन जो खाने की चीज़ है वो हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही खानी चाहिए। बहुत सारी बहनों ने कमेंट करके कहा है कि दीदी आप बोर्ड लगा लो, बोर्ड लगा लो।
तो मैंने यही सब प्लान किया था पहले ही कि मैं बोर्ड लगाऊंगी। वैसे तो गांव है लेकिन फिर भी बोर्ड लगा लूँगी। शहर में बोर्ड लगाना ज़्यादा ज़रूरी होता है। गांव में तो सब एक दूसरे को जानते हैं, जैसे करवाना होता है वो आ जाते हैं। लेकिन मैंने सोचा था कि मैं एक सिंपल सा बोर्ड यहाँ बनवा कर लगवाऊँगी दरवाजे में। तो बहुत सारे लोगों ने बोला है कि आप ऑफिसर कॉलोनी के पास बोर्ड लगाओ। तो देखो वो है ऑफिसर कॉलोनी, वहाँ गांव वालों का खड़ा होना भी अलाउड नहीं होता है। मतलब अगर कोई काम है, मतलब ये सोचो कि जितनी बार पेरेंट्स स्कूल तक जाते हैं ना, उतनी बार सिग्नेचर करने पड़ते हैं, अपना आधार कार्ड दिखाना पड़ता है। तो वहाँ का माहौल और एरिया ही अलग है। गांव उसके सामने कुछ भी नहीं है। वहाँ के रूल बहुत हैं, वहाँ गार्ड बैठे रहते हैं। जो अंदर जाना अलाउड नहीं है किसी का भी, वही जाएगा जिसका काम है, और वो भी अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन दे के जाएगा, क्यों जा रहा, कब आएगा, सब चीज़ें होती हैं। तो वहाँ तो गांव मतलब देखो है तो ऑफिसर कॉलोनी, वहाँ कोई रेडी मतलब कोई ठिलिया भी लगा सकते हैं, कोई दुकान भी लगा सकते हैं, लेकिन अलाउड कुछ भी नहीं है वहाँ, कुछ भी नहीं है। जो वर्कर जाते हैं गांव के वो इस गेट से जाते हैं, जो गांव का गेट है बाहर का। 2 गेट हैं कंपनी के लिए, एक ऑफिसर लोगों के लिए है जो टाउनशिप से है, और एक गेट है इधर से हमारे बस स्टैंड से जो गांव वालों के लिए है। तो बहुत रूल है, पर ये है कि स्कूल जो है वो टाउनशिप में ही है, डीएवी, तो पेरेंट्स को जाने मिल जाता है, लेकिन वो भी पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ मिलता है जाने। तो हम जब भी जाएंगे आपको वहाँ का एरिया दिखाएंगे, वहाँ का व्यू दिखाएंगे। बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि देखो एक वही जगह है यहाँ जो मुझे अच्छी लगती है। मतलब बहुत अच्छा है, देखने में अच्छा लगता है कि हाँ हम किसी अच्छी जगह पे खड़े हैं। तो हमें आज शाम को जाना है वहाँ, तो हमने सोचा कि आपको भी दिखाएंगे। हम जाएंगे वहाँ, एक प्रोग्राम होना है। और फ्रेंड ये भी स्कूल की तरफ से बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं यहाँ, क्योंकि अफसर हैं, बड़े बड़े जीएम हैं और काफ़ी सारे अफसर हैं। तो प्रोग्राम होते रहते हैं स्कूल की तरफ से भी और ऐसे भी होते रहते हैं। तो जो इंडियन आइडल एक प्रोग्राम है जो सब देखते हैं टीवी पर, उसकी विनर है मानसी नाम है, आगे कुछ सरनेम है मुझे याद नहीं आ रहा। तो वो इधर आ रही हैं, इंडियन आइडल 15 की विनर हैं। तो वो आ रही हैं यहाँ पर प्रोग्राम करने के लिए, उन्हीं को इनवाइट किया गया है। और ये सब करते हैं कंपनी वाले, जो भी फीस होती है वो कंपनी वाले ही पे करते हैं। लेकिन ये है कि जो भी प्रोग्राम होते हैं देखने सबको मिलते हैं, चाहे गांव के हों चाहे ऑफिसर हों। तो सब लोग जाएंगे, बोल रहे हैं सब लोग कि हम जाएंगे। तो अभी तो 4:30 का टाइम हो गया है, सब जाएंगे। तो हम भी जाएंगे, बच्चे बोल रहे हैं कि हम भी चलेंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, रात का प्रोग्राम है और अच्छी चीज़ है, कोई एक अच्छी सिंगर आ रही है, अच्छे और प्रोग्राम करेगी। और कुछ मिमिक्री आर्टिस्ट भी आ रहे हैं जो प्रसिद्ध हैं, वो आ रहे हैं। तो हम आपको दिखाएंगे, अगर जाएंगे तो आपको ज़रूर से दिखाएंगे। वैसे तो मौसम बिगड़ा हुआ है, लेकिन अगर गए तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे कि देखो कितना अच्छा एरिया है। लेकिन रात में ज़्यादा क्या ही मिलेगा देखने, मौसम भी बिगड़ा है, पर जितना हो सकेगा ना मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर, ठीक है। तो बहुत अच्छे कमेंट करते हो, सब ने यही कहा कि आप सिलाई का काम शुरू करो। और यही सोच के मैं सिलाई मशीन भी लाई हूँ, वरना मुझे सिलाई मशीन लाने की कोई ज़रूरत थी नहीं, इतनी बड़ी क्यों लाई यहाँ तक। मैं इसलिए लाई हूँ कि देखो वहाँ बेचती तो कोई रेट नहीं था, मुझे यहाँ आके ख़रीदनी ही पड़ती। तो इसलिए मैं लेके आई हूँ कि यहाँ पर मेरा कुछ ना कुछ काम शुरू होगा, चलेगा, मैं करूँगी। मन तो मेरा देखो यही है, क्योंकि मेरे अब हाथ में एक हुनर है, वो है सिलाई। मैं वो नहीं छोड़ सकती, भले मेरा रोज़ काम ना चले, कभी कभी चले, बट ये है कि मैं कभी खाली नहीं रहूँगी। मशीन मेरे पास है तो मैं कुछ ना कुछ करते ज़रूर रहूँगी, अपना खर्चा ज़रूर निकालूँगी, मेरा समय भी कटेगा अच्छा। तो यही सोच के मैं अपनी मशीन लाई हूँ। सच बता रही हूँ, पहले मुझे कुछ नहीं आता था, लेकिन जब से मैं सिलाई करने लगी हूँ मुझे ये लगता है कम से कम मुझे कुछ तो आता है। मैं कहीं भी सिलाई मशीन खोल के बैठूँगी तो थोड़ा ही सही पर मैं अर्निंग कर सकती हूँ। अपने अंदर मुझे एक हिम्मत मिली है इस काम को लेके, इसलिए मैं इस काम को बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत रिस्पेक्ट देती हूँ कि सिलाई का काम भी एक अच्छा काम है। थोड़ी सी मेहनत करो तो उससे पैसे मिल जाते हैं, तो मैं उसको करूँगी। हमने यही प्लान किया था कि बच्चों का एडमिशन हो जाए, हमारे पास जो पैसे हैं वो हम वहाँ पहले लगा देंगे, फिर हम जो होगा हम मतलब मैं सोचा था कि थोड़ी बहुत मैं सिलाई का सामान भी ले आऊँगी और फिर अपना काम शुरू कर लूँगी। क्योंकि देखो ये है गांव, ये शहर तो है नहीं है, अगर कुछ भी चाहिए तो दूर तक जाना पड़ता है।
तो ऐसा करूँगी कि 2-4 हज़ार का सामान इकट्ठा ले लूँगी और फिर अपना एक कमरे में अपनी सिलाई करूँगी। दिन भर काम बहुत होते हैं, उसके बाद जो समय मिलेगा सिलाई करूँगी। आपको पता है कि मैं वीडियो बनाती हूँ, तो इसको भी मुझे समय देना है, लेकिन मेरा काम है ब्लॉगिंग का। तो ऐसा नहीं है कि मुझे एक ही चीज़ दिखानी है तो वो काम करना ज़रूरी है। मेरा ब्लॉगिंग का चैनल है, तो मुझे दिन भर में जो भी करना है, जितना मुझे आता है, जितना मैं शूट कर पाऊँ, वो मैं सब आप लोगों को दिखा सकती हूँ। इसीलिए मैंने ब्लॉगिंग का चैनल बनाया है। तो अगर सिर्फ सिलाई का होता तो मैं सिर्फ सिलाई का दिखा रही होती। जब मेरे पास सिलाई का काम नहीं होता तो मैं क्या करती। कई बार होता है कि काम नहीं होता है या काम करने जैसी कंडीशन नहीं होती है या दिखाने जैसी नहीं होती है, तो इसीलिए मैंने ये ब्लॉग टाइप चैनल अपना खोला है कि इसमें तो हमारी लाइफ में जो भी चलता है वो हम दिखा सकते हैं। तो इसीलिए ब्लॉग बेस्ट होता है। अगर आपको वीडियो बनाना है तो ब्लॉग टाइप बनाइए। और ब्लॉग में क्या होता है, लोगों को सब कुछ देखने मिलता है, वो उनका एंटरटेन होता है, सब कुछ ही मिल जाता है एक वीडियो में देखने। जो भी किसी की दिन भर की लाइफ का होता है, दिनचर्या होती है, वो देखने मिल जाता है। इसीलिए ब्लॉग टाइप चैनल अच्छे होते हैं। बाकी देखो, कोई कोई सिर्फ सिलाई का काम कर रहा है, कोई अपना क्राफ्ट का कर रहा है, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन मुझे ब्लॉग टाइप अच्छा लगा तो मैंने यही किया। एक बहन ने कमेंट करके कहा था कि दीदी मेरी भी लाइफ आपके जैसी ही है। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि देखो मेरे जैसी लाइफ किसी की भी ना हो, क्योंकि एक दिन, एक महीने, एक साल की बात नहीं है, बहुत सहा है। और देखो, हमेशा सहते रहना भी ठीक नहीं होता है, पर एक मजबूरी भी होती है। तो मैं तो चाहती हूँ कि देखो ऐसी लाइफ किसी की ना हो, किसी को ना सहना पड़े, कोई ना परेशान रहे। इसलिए मैंने हमेशा आप लोगों से ये भी कहा है कि आप लोग भाई कुछ अपना काम शुरू करो। 2-4 पैसे जब हाथ में रहते हैं तो हाथ नहीं फैलाने पड़ते हैं, अपनी ज़रूरत पूरी कर लेते हैं, बिज़ी भी रहते हैं। हमेशा मैं इसीलिए आप लोगों से बोलती हूँ, क्योंकि ये चीज़ मैंने फेस की है। जब मैं कुछ करती नहीं थी तो भी कंडीशन ठीक नहीं थी, लेकिन जब करने लगी हूँ तो कम से कम ये तो हो गया है कि अपने हाथ खाली नहीं रहते। जब 2-4 पैसे की ज़रूरत पड़े तो हाथ में रहते हैं, अपनी ज़रूरतें पूरी कर लो। अब देखो, मैं आपसे हमेशा बोलती थी सेविंग करो, सेविंग करो। मैं ये भी बताती थी कि मैं कितनी सेविंग करती हूँ, तो ये सही बात है। मैंने तो सेविंग की है, जितनी मेरे पास पैसे आते थे मेरी सेविंग अभी भी मेरे हाथ में है, बट वो काफ़ी नहीं है। एकदम से इतने पैसे की ज़रूरत पड़ी तो वो काफ़ी नहीं है कि मेरी उतनी सेविंग सब ज़रूरत को पूरी करे। वो सेविंग फ़िलहाल तो मेरे बच्चों के एडमिशन के नाम से ही मैंने बचा के रखी है। मैं अपने आप से भी छुपा के रखती हूँ वो सेविंग, अपनी ज़रूरतों को भी मार देती हूँ। तो वो सेविंग तो देखो, अब आप सोचते होगे कि आपके पास पैसा बिल्कुल नहीं है, तो देखो मेरे हस्बैंड वहाँ मिस्त्री का काम करते थे, वहाँ दिहाड़ी भी ज़्यादा मिलती है। तो हम चाहते तो हमारे पास बहुत सेविंग होती, अगर की होती तो उन्होंने नहीं की है। उन्होंने, अब देखो सब कुछ आपके सामने है। ये है कि खर्चा पानी, घर का खाना खर्चा, किराया, ये सब तो किया है, लेकिन देखो इसके अलावा भी तो ज़िंदगी होती है। अब मान लो कहीं बच्चे का हमें वहीं भी अगर हमें एडमिशन कराना होता तो भी हमारे पास पैसे नहीं थे। आप लोगों ने कहा है कि आपके हस्बैंड की गलती है कि इन्होंने दिया है, तो उन्हें भी ये पता चल गया है यहाँ आकर कि उनकी गलती है। क्योंकि जब उन्होंने यहाँ आकर फेस की हैं चीज़ें तो उन्हें पता चल गया कि उनकी गलती है। तो उन्होंने इतने सालों बाद ही सही एक सही बात कही है, और उस बात से सब डिस्कनेक्ट हो गया है, सब बेकार हो गया है। इस बात से वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं कि देखो मैं ही इतना बेवकूफ़ था जो अपने बच्चों के हक़ का, बीवी के हक़ का, सबकी ज़रूरतों के हक़ का, उम्मीदों के हक़ का मैं अपनी फैमिली के लिए करता रहा। और आज देखो मैंने एक बात कह दी, एक बात रख दी, तो ये मतलब असलियत आ गई सामने, मैं बुरा हो गया, ये वो। तो वो सबसे ज़्यादा दुखी है, क्योंकि देखो कहीं न कहीं मैं तो फिर भी पराई हूँ, है ना? मैं कितनी भी रोक लूँ, कुछ भी कर लूँ, वो मैं उनके मन का प्यार तो ख़त्म नहीं कर सकती, और मैंने कभी ऐसा चाहा भी नहीं। अगर मैं चाहती तो बीवी का हक़ बहुत होता है, वो सब कुछ कर सकती है, मैंने ऐसा कभी नहीं किया। क्योंकि देखो ऐसा मैं नहीं हूँ कि मैं फैमिली से दूर हूँ, सब एक दूसरे से दूर हैं। देखो आजकल कमाने की इतनी बड़ी टेंशन है कि जिसका इतना बड़ा परिवार हो वो भी अकेला रहता है। तो हम देखो 14 साल से जम्मू रहे, कभी 1 साल में 2 साल में आते हैं, वो भी माँ बाप हैं नहीं है तो आने का मन नहीं करता है, और आ भी जाओ तो अपना खाना पानी, अपना बिस्तर लेके आओ तो मज़ा नहीं आता है, वो खुशी नहीं मिलती है, इसलिए हम जल्दी आते नहीं हैं। और मैं तो फिर भी यहाँ आने के लिए बेचैन रहती हूँ कि चलो अपने घर, चलो अपने घर।
अगर मेरे मन में बुराई होती या हमारी लड़ाई झगड़े होती तो मैं यहाँ क्यों आती? मेरा तो कोई सामान नहीं है, कोई गृहस्थी नहीं है, घर नहीं है, मैं क्यों आती? मैं इसलिए आती हूँ कि दूर ही सही, जैसे भी हैं ये सब अपने हैं, इसलिए मैं आती हूँ। लेकिन जब यहाँ आती हूँ तो वो मतलब एक बेरुखी देखने मिलती है ना, जिससे बहुत दुख होता है। फिर भी हम महीना 2 महीने गुजार के वापस चले जाते हैं। तो चलो मैं तो बाहर की हूँ, लोग कह सकते हैं कि ये बहू है, इससे क्या लगाव, लेकिन अपने सगे भाई के साथ ऐसा बिहेव कौन करता है बताओ? और ख़ास करके सब वही कर रहे हैं जिन सब के लिए मेरे हस्बैंड ने किया है। तो वो दुखी इतने ज़्यादा हैं, मैं तो कह रही हूँ, और वो मुझसे कहते रहते हैं, और क्या करेंगे इससे ज़्यादा। तो अपनी गलती की सज़ा देखो सबको मिलती है, चाहे आज मिले चाहे कल मिले। एक पति का फ़र्ज़ होता है बीवी बच्चे, अगर माँ बाप बूढ़े हैं, बीमार हैं, तो उनकी पूरी करना पहला फ़र्ज़ है। लेकिन मेरे घर में वो भी नहीं है। जितने भी हैं, मुझसे बड़े मुझसे छोटे, सब स्वस्थ हैं, सबका परिवार है, सब कमा खा रहे हैं। और मेरे पास कहने के लिए बार बार 1000 बार यही शब्द हैं कि आज तक किसी ने हमारे लिए एक चवन्नी का भी नहीं किया, चाहे हम यहाँ आते रहे हों या वहाँ रहते रहे हों। ये कोई बुराई नहीं है, ये एक हकीकत है। चाहे वो कह दें या मैं कह दूँ, एक ही बात है। तो देखो, जिसने किया है उसके पास कहने की हिम्मत है। आज मेरे हस्बैंड कह रहे हैं, हिम्मत है तभी तो कह रहे हैं, सह लिए तभी तो कह रहे हैं, किया है सबके लिए तभी तो कह रहे हैं, वरना ऐसे कैसे कह देते बताओ आप? तो गलत हम कहीं नहीं हैं, ना गलत वो हैं। और आज मैं जो कह रही हूँ, मेरे पास कहने की हिम्मत है। पहले तो देखो मैं अपने पति को कहती थी, समझाती थी, बस उन्हीं तक मेरा बस था, पर उन्होंने नहीं माना है, वो उनकी प्रॉब्लम है। लेकिन अब वो खुद इतने तंग है, इतने परेशान हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, जिनके लिए मैंने अपनी बच्चे, अपनी बीवी, किसी की नहीं मानी, अपने परिवार को ही सब कुछ समझा, बार बार 1000 बार इन्हीं का साथ दिया। तो ये लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं एकदम से? तो जब सोचो वो अपने सगे होकर, अपने भाइयों से, अपनी फैमिली से इतने दुखी हैं, और उनके ही सगे भाई बहनों ने, उनकी फैमिली ने उनके साथ ऐसा किया है, तो फिर मैं क्या ही हूँ बताओ? मैं तो कुछ नहीं हूँ, मेरी तो कोई औकात ही नहीं है। जब सगा ही सगे को नहीं छोड़ रहा है तो क्या कर सकते हैं? तो देखो, ये बुराई नहीं है, ये सिर्फ एक हकीकत है। जिससे बुरा लगता हो तो वो पहले अपने दिल पे हाथ रख के ये बताए कि हमने जो किया वो झूठ है, छल है, कपट है कि हकीकत है। हमने तो दूर रह के भी सब किया है, बिल्कुल साफ दिल से किया है। तो भगवान देखो सब देखता है। आज वो बहुत दुखी हैं, हज़ारों बार लड़ाई मेरी उनकी हुई है इस बात को लेके। मैंने हमेशा चाहा कि उनकी कमाई मुझे मिले, मेरे पास रहे, मेरे पास सेविंग हो, मेरे बच्चों की ज़रूरतें पूरी हो, मेरी हो। जैसे हर औरत चाहती है कि अपने पति की कमाई में उसका ही हक होता है। और इसी फैमिली की लेडीज़ों ने मुझसे ये तक कहा है कि तुम अपने पति को समझाओ, बेवकूफ़ है, पूरा जो कमाता है इतनी मेहनत करता है, सब बर्बाद करता है और तुम्हें नहीं देता है। कल मतलब शरीर चलेगा नहीं चलेगा, तो पैसे बचा के रखो अपने बच्चों के लिए, और पति की कमाई पे बीवी का हक होता है। यही सब इस परिवार के लोगों ने मुझसे कहा है। और मैंने भी अपने हस्बैंड पे पूरी कोशिश की है ये करने की कि उनका पैसा कहीं ना जाए, मुझे मिले, ताकि वो सेविंग रहे। लेकिन वो भावनाओं में बहे रहे, उनको सब बेवकूफ़ बनाते रहे प्यार से। तो वही प्यार अगर अभी बरकरार रहता तो वो आज इतने दुखी न रहते। जैसे प्यार से सबने लिया है, तो वैसे प्यार से आज मुसीबत में उनका भी साथ देते, उनकी भी ज़रूरत पूरी करते कि ले भाई, तू अकेला नहीं है, तेरे बीवी बच्चे भी अकेले नहीं हैं। जितने तूने किया है हमारे लिए, हम भी तेरे लिए उतने ही बराबर हैं। भले माँ बाप नहीं है तो क्या हुआ, भले हम दूर हैं तो क्या हुआ। तो आज मेरे पति इतने दुखी ना होते, इतने अकेले ना होते। वो इतने दुखी हैं, वो बार 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 1000 बार अपने ही आप को ब्लेम कर रहे हैं कि मेरी गलती है, मैं बेवकूफ़ हूँ, इसीलिए ऐसा हुआ। और आज आप यकीन नहीं करोगे, उनके हाथ में इतना पैसा नहीं है कि वो बच्चों का एडमिशन करा दें। इसीलिए इतने परेशान हैं, इतने परेशान हैं। वो हमेशा खाली हाथ रहे, कसम से। हमेशा उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया, बहुत कमाया, बट उनके पास हमेशा खाली हाथ रहता है, सेविंग नहीं रहती है। और सेविंग देखो, कोई भी हो, चाहे वो 200 कमाता हो, वो सेविंग ज़रूर करता है अपने अच्छे बुरे समय के लिए, अपनी फैमिली के लिए करता है। लेकिन उन्होंने नहीं की है, और आज भी उनके हाथ एकदम खाली हैं। जो भी पैसा थोड़ा बहुत था, हम यहाँ तक आ गए हैं, खर्च हो गया है। और अभी भी देखो बैठे बैठे खा रहे हैं। तो चलो, किराया भाड़ा देना नहीं है, गैस भरवाते नहीं है, थोड़ा बहुत सब्जी आटे का खर्च है तो चल रहा है। तो मैं उन्हें बोला है कि आप टेंशन ना लो। देखो, हकीकत का सामना करना भी ज़रूरी है। मैं मानती हूँ भाई बहन बुरे नहीं होते हैं, सब अच्छे हैं।
लेकिन वो किस हद तक और कब तक अच्छे हैं ये देखना भी बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड, है ना। अगर हमारा ये बुरा समय ना आता, हम इधर ना आते और हस्बैंड अपनी बात ना रखते, तो कभी भी उन्हें ये हकीकत पता ना चलती, वो हमेशा गलतफहमी में रहते। आज उनने सामना कर लिया है तो दुखी तो हैं, बट कम से कम अब सही वो अब सुधर जाएंगे, संभल जाएंगे और सब सही होगा आगे। आगे का तो देखो किसने देखा, लेकिन फ़िलहाल तो उनकी कंडीशन देख के मुझे यही लगता है कि जैसा उनकी फैमिली ने, मैंने उनके साथ कुछ गलत नहीं किया, मैंने हमेशा साथ दिया है, अभी भी मैं साथ हूँ। उन्होंने ही अपनी फैमिली से मदद मांगी है कि अब ज़रूरत मुझे है, मैं अब आ गया हूँ। तो फिर जो देखो उनके साथ हुआ वो तो वही जानते हैं। तो अब वो शायद संभल जाएं, सुधर जाएं। मेरे समझाने से तो नहीं संभले, नहीं सुधरे, नहीं अपने आप को उन्होंने वो किया। तो अब सुधर जाएं शायद, इसीलिए शायद भगवान ने ये समय दिया है। मैंने इसमें कुछ नहीं किया है, मैं तो बस अपने बच्चे लेके उनके पीछे पीछे फिर रही हूँ, घूम रही हूँ। भगवान कहते हैं ना कि घुमाता है फिराता है, और घुमा फिरा के उसी चीज़ से टकराता है, उसी चीज़ से मिलवाता है हमें जो हमारे लिए ज़रूरी है। ये चीज़ें हमारे साथ पहले क्यों नहीं हुई, क्योंकि पहले शायद इनका समय नहीं आया था। ये चीज़ें हकीकत का सामना हमारे साथ अभी इसलिए हुआ क्योंकि अब ये समय आ गया है। तो अब उनने सब चीज़ों का फेस कर लिया है, अब ना मुझे कुछ बताने की ज़रूरत है, ना कुछ समझाने की। अब देखो उन्हें क्या कमाना है, कहाँ डालना है, क्या करना है, ये तो वही जानेंगे। आज उनके पास इतनी सी भी सेविंग नहीं है और वो बहुत दुखी है इस बात को लेके कि काश मैंने 10,000 रुपये, 50,000 रुपये अपने हाथ में रखे होते तो आज मुझे हाथ नहीं फैलाने पड़ते। तो चलो समझ आ गया, देर से ही सही। कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। बहुत देर से आए, 14-15 साल हो गए शादी के। आज हमारे पास कुछ नहीं तो कम से कम 8-10 लाख की सेविंग तो होती ही होती, और ये सबके पास होती है। कोई कितनी भी मजदूरी करे जो परदेश में कमाता है, 8-10 लाख की सेविंग तो आसान चीज़ है, लेकिन उन्होंने नहीं की है। चलो ठीक है, नहीं समझ पाए तो नहीं की है, आज खाली हाथ है। और मेरे पास है सेविंग, अभी भी मेरे पास इतनी सेविंग है कि बच्चों का एडमिशन आराम से हो जाएगा। और इसी बात की तसल्ली मैंने उनको दे के रखी है कि तुम चिंता मत करो, पैसा नहीं खाता कोई नहीं, पर ये है कि पैसे से ही ज़रूरत पूरी होती है। अच्छे बुरे देखो, पैसा ना हो तो इलाज नहीं होता, पैसा ना हो तो घर में खाना नहीं होता, इसलिए पैसा ज़रूरी है, होना चाहिए पैसा हाथ में। तो मैंने उनको हम वहीं से बोल दिया था कि आप परेशान ना हो, क्योंकि कुछ चीज़ें वो भी हमेशा से जानते हैं कि फैमिली कैसी है, फैमिली कहाँ तक साथ दे रही है, फैमिली क्या चाहती है, वो सब जानते हैं। देखो इसी परिवार का हिस्सा वो भी हैं, किसका स्वभाव कैसा है, कौन कितना मतलबी है, वो हर चीज़ जानते हैं। फिर भी वो ये मानते थे कि हम सब परिवार हैं, एक दूसरे के काम आना चाहिए। तो ठीक है, उनने भी अपना अच्छा किया। वो हमेशा कहते हैं कि सब भगवान देखता है, और मैं भी हमेशा यही कहती हूँ कि सब भगवान देखता है। तो ये सच बात है कि कोई हमारे साथ कितना भी बुरा करे, अच्छा करे, अगर अपने कर्म अच्छे हैं, हम अच्छे हैं, तो आज नहीं तो कल वो सामने आता ज़रूर है, सब सही होता है, भगवान साथ देते हैं। तो मैंने तो उनसे कह दिया है कि आप परेशान ना हो, मेरे पास इतने पैसे हैं कि एडमिशन हो जाएगा, और एडमिशन बहुत ज़रूरी है। उसमें देखो इकट्ठा पैसा लगना है, ऐसा तो है नहीं कि 2-2 4-4 हज़ार करके देने पड़ेंगे। ये तो हमें इकट्ठा ही चाहिए होगा, और हम इकट्ठे की ही हमें ज़रूरत थी। सेविंग की बात होती, अगर हमें कोई 1 साल का मौका देता तो हम सोच लेते कि हाँ हम धीरे धीरे करके जोड़ लेंगे या चुका देंगे, बट अभी ये बात होती है, देखो एडमिशन टाइम, 2 बच्चे हैं, इकट्ठा पैसा लगेगा। तो मैंने उनको पहले ही बोल दिया था कि आप टेंशन मत लो, मेरे पास जो पैसा है मैं लगा दूँगी, बस आप घर बनाने की और जो भी बात है इस पे ध्यान दो, क्योंकि अब हमें वहाँ रहना है तो पहले व्यवस्था अपनी रहने की बढ़िया होनी चाहिए, धीरे धीरे ही सही पर होनी चाहिए। लेकिन ये है कि वहाँ यहाँ अगर यहाँ ना आते तो शायद वो कभी ना सुधरते, कभी ना समझते। यहाँ आकर एक चीज़ अच्छी हुई है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उन्हें सबक मिल गया है। दुखी तो हैं पर लेकिन ठीक है, समझ जाएंगे धीरे धीरे। मैं तो देखो हमेशा साथ थी, तब भी जब 14 साल से इनकी फैमिली ने देखा तक नहीं है, कोई आया तक नहीं है कि कहाँ है भाई, कहाँ उसके बच्चे जन्म ले रहे, कहाँ बीबी है भी कि नहीं है। 14 साल से किसी ने उनका फेस तक नहीं देखा है। तो हम ही रहे ना, दोनों हम ही रहे अच्छे बुरे वक्त में। अब भले कोई कितना भी कह ले कि ये बुरी है कि वो बुरा है, लेकिन उस वक्त में तो कोई नहीं था। 14 साल 14 दिन नहीं होते हैं, 14 साल बहुत बड़े होते हैं। 14 साल क्या क्या नहीं हमने सहा है। तो 14 साल में उनके परिवार ने कभी उनके साइड नहीं कदम बढ़ाया कि कहाँ है, हम मिल के देख लें, जा लें, क्या कंडीशन है।
कभी नहीं देखा कि हम एक बार जाके देख लें कि कहाँ है, किस हालत में है। तो दूर के ही सारे रिश्ते रहे हैं और मतलब के रहे हैं, तो ये तो देखो समझ आ ही गया है उनको। हमने सब कुछ सहा है, सब कुछ देखा है ज़िंदगी में, हमें भी पता है, हमें भी पहचान है लोगों की। हमने जो दुनिया देखी है वो तो हम ही जानते हैं। एक से एक मतलबी, छल चीट करने वाले लोग देखे हैं, दया करने वाले भी देखे हैं। इतनी बड़ी दुनिया घूम के आए हैं, 14 साल बाहर रहे, हमें पता है लोग कैसे होते हैं। पर देखो, एक औरत अपने पति से हार जाती है, चाहे वो कितनी भी समझदार हो, सीधी हो, पढ़ी लिखी हो, तो ये प्रॉब्लम सबको फेस करनी पड़ती है, चाहे वो कोई भी हो, खास करके जब आपके हाथ में बच्चे हों। तो बस यही मेरी प्रॉब्लम थी, लेकिन भगवान अब सब ठीक करेंगे, मुझे इतना पता है। ये आखिरी स्टेज था मेरी परीक्षा का, कि उनको चीज़ें एक बार फेस हो जाएं। उनको चीज़ें फेस हो गई, मेरी परीक्षा ख़त्म हो गई। मेरा तो बस इतना है कि देखो, मैं इस रिश्ते में बीवी हूँ, मेरा फ़र्ज़ है, मैंने आज तक ईमानदारी से रिश्ता निभाया है। जो दुख थे, जो सुख थे उनके साथ, वो मैंने सब सहे हैं, कभी नहीं भागी मैं इस रिश्ते से, हमेशा साथ रही हूँ और अभी भी हूँ। अगर साथ ही छोड़ना होता, या समझना ना होता, या साथ ना देना होता, तो मैं अभी साथ ही नहीं आपको दिख रही होती। बहुत कुछ सह के मैं यहाँ खड़ी हूँ, बहुत मजबूत हूँ, बहुत पक्की हूँ, लेकिन कई बार अपने बच्चों की वजह से ना आजकल मैं डिमोटिवेट हो जाती हूँ, दुखी हो जाती हूँ। देखो, जब बच्चों की बात आती है तो चाहे माँ हो चाहे बाप हो, मन दुखी हो ही जाता है, हिम्मत हार ही जाते हैं। बस मैंने सब सह लिया है, मैं सोचती हूँ ये एडमिशन का पड़ाव और पूरा हो जाए, फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बहुत पैसे की भी ज़रूरत नहीं है, मुझे बहुत अच्छा खाने पहनने की भी शौक़ नहीं है, कोई दिखावे की भी शौक़ नहीं है। मेरी इच्छा है इनका एडमिशन हो जाए और मैं शांति से रहूं। मेरे हस्बैंड ने बहुत हार्ड वर्क किया है आज तक परदेश में। मैं चाहती हूँ वो भी चैन से अपने घर में रहे, भले कम कमाएं, कम खाएं, अपने घर में रहें। क्योंकि देखो, हमने इतना भयंकर कमाया है, कहाँ है, कुछ जोड़ा ही नहीं है, तो फिर वो कमाई किस काम की। तो अब मैं चाहती हूँ कि वो घर में रहें, जितना कमाना हो, जो कमाना हो, अपने घर में रह के करें, समझदारी से करें। बस जिसने जो किया, जो चाहा, वो उनके कर्म। अपने अच्छे कर्म देखो कभी बेकार नहीं जाते। भले दुख होता है जब कोई बुरा करता है, पर बेकार कभी नहीं जाते हैं। आज नहीं तो कल लौट के ज़रूर आते हैं। तो आप लोग अगर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।